बच्चों, आज का हम वीडियो बना रहे हैं कक्षा 9 के पाठ बहुपद का, जिसमें सबसे पहले है चर। अचर और बीजीय व्यंजक। चर राशियां वह होती हैं बच्चों जिनका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, या प्रश्नों में जो अज्ञात राशि होती है जैसे एक्स वाई जेड पी क्यू आर, उन राशियों को हम चर कहते हैं। अचर मतलब वह राशियां जिनका मान हमेशा निश्चित होता है, जैसे कोई भी संख्या, उसका मान हमेशा निश्चित होगा। किसी भी प्रश्न में उस संख्या को हम, जैसे एक है, कोई भी प्रश्न होगा इस एक को एक ही कहेंगे और इसका मान एक ही रहेगा। इस तरह की राशियों को बोलते हैं अचर। अब आए हम बीजीय व्यंजक। बच्चों, जो बीजीय व्यंजक होता है वो चर और अचर के मध्य गणितीय संक्रियाएं होती हैं हमारी, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। तो गणितीय संक्रियाओं से बना होता है। चर होगा, अचर होगा, और चर तथा अचर के मध्य अलग अलग गणितीय संक्रियाएं होंगी। जैसे हमने यहाँ एक बीजीय व्यंजक लिखा है 3x + 5। तो इसमें चर जो है वो x है, अचर इसका 5 है, और जो संक्रिया है वो कौन सी है? प्लस धन इसमें संक्रिया यूज हुई है। वैसे ही है 5x² - 3x + 2, ये भी x में एक व्यंजक है। इसका अचर पद मतलब जिसमें चर ना हो, वो है 2। तो इस तरह से हम बीजीय व्यंजक बना सकते हैं। अब आगे आता है बहुपद। बहुपद क्या होता है? बहुपद भी एक बीजीय व्यंजक ही होता है, बस उसमें अंतर इतना होगा कि उसकी घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है बहुपद कहलाता है। ये एक नॉर्मल बहुपद मैंने n घात का यहाँ लिखा है। ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक चर प्रयुक्त होता है उसे हम एक चर में बहुपद कहते हैं। जैसे 3x + 5, इसमें एक ही चर आया x। यहाँ 6p² + 3p - 16, इसमें भी एक ही चर का प्रयोग किया p। वैसे ही 3z³ - 4z² + 3z, इसमें भी हमने एक ही चर का प्रयोग किया, इसमें भी। और ये सभी यहाँ बहुपद हैं। बच्चों, बहुपद में जो चर की अधिकतम घात होती है वह बहुपद की घात कहलाती है। जैसे इसमें चर की अधिकतम घात है 1, इसमें 2, इसमें 3, तो इस बहुपद की घात होगी 3। इस बहुपद की घात होगी 2। इसकी कितनी होगी? इसमें अधिकतम घात है 50, तो ये 50 घात का बहुपद होगा। उससे आगे है बहुपद के पद। किसी बहुपद के पद उसमें प्लस या माइनस से जुड़े होते हैं। जो अलग अलग पद को हम जोड़ के या घटा के बहुपद बनाते हैं तो वही बहुपद के पद कहलाते हैं। जैसे ये है 3x + 5, इसका पहला पद 3x है और दूसरा पद क्या है? 5। फिर हमने यहाँ ऐसे एक 3 पदों वाला लिखा 6p² - 3p + 16, इसका पहला पद ये हो गया, दूसरा पद 3p हो गया और तीसरा पद 16। तो पद जो होते हैं वो प्लस या माइनस से जुड़े होते हैं। आगे है बच्चों बहुपद के प्रकार। बहुपद को हम 2 प्रकारों से वर्गीकृत करते हैं। एक तो है पदों के आधार पर और दूसरा है घातों के आधार पर। तो पदों के आधार पर बहुपद, पद मतलब कितने पद हैं उसमें? 1 पद है, 2 पद है, 3 पद है, 4 पद है, 5 पद है, 6 पद है, उसी तरह से उसका नाम भी होगा। सबसे पहला हम लिखते हैं एक पदी। एक पदी मतलब ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है। जैसे 3x एक ही पद है, 5p² 6q - 4a³ इन सभी में एक एक पद है, इसलिए इस बहुपद का नाम होगा एक पदी। वैसे ही द्विपद होता है। द्विपद मतलब ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद होते हैं। जैसे 3x² + 5, ये पहला पद, ये दूसरा पद, द्विपदी। इसमें ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये भी द्विपदी। वैसे ही 9z - 3, ये भी द्विपद है। ऐसे ही त्रिपद होगा, सिंपल सी बात है, उसमें 3 पद होंगे। वैसे ही चतुर्थ पद होगा, उसमें 4 पद होंगे। जिसमें बहुत सारे होंगे वो बहुपद। इसमें जैसे 6p² - 3p + 16, इसमें 3 पद हैं बच्चों, तो त्रिपद बहुपद। इसमें भी, इसको भी हम बोलेंगे त्रिपद। तो ये तो है पदों की संख्या के आधार। वैसे ही होता है घातों के आधार पर। घातों के आधार पर सबसे पहले बहुपद को हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद मतलब ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है। मतलब जो भी चर उसमें प्रयुक्त होगा उसकी घात 1 होगी। जैसे 3x + 10, इसमें x की घात 1 है,
6p प्लस 16, इसमें p की घात 1 है। 9z माइनस 12, इसमें z की घात भी 1 है। वैसे ही होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद मतलब ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है। जैसे ये हमने लिखा 6x² माइनस 2x प्लस 7। ये जो बहुपद है ये x में है, x का बहुपद है, और x की अधिकतम घात क्या है इसमें 2। ये 2 है ना, तो इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। इसमें भी p की अधिकतम घात 2 है, तो ये भी द्विघात बहुपद। वैसे ही आता है बच्चों त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद मतलब चर की अधिकतम घात 3 होगी, ऐसा बहुपद। यहाँ देखो 6x³ माइनस 12x² प्लस 13x माइनस 16, इसमें x की अधिकतम घात है 3, अधिकतम सबसे ज्यादा, तो इसको हम बोलेंगे त्रिघात बहुपद। वैसे ये भी क्या है, त्रिघात बहुपद। अब बहुपद के शून्यक के बारे में बात करते हैं। बहुपद का शून्यक क्या होता है? तो वास्तविक संख्या a, कोई संख्या हम लेते हैं a, उसे किसी भी बहुपद px का हम शून्यक कह देंगे। यह वास्तविक संख्या a, ये बहुपद px का शून्यक होगी यदि हम बहुपद में x के स्थान पर a लगाएं और हमें pa का मान क्या मिल जाए, 0। परिभाषा के हिसाब से वास्तविक संख्या a बहुपद px का शून्यक होती है यदि pa बराबर 0। उसके बाद मैंने एरो लगा के नीचे लिखा है, किसी बहुपद का शून्यक वह संख्याएं होती हैं, कौन सी संख्याएं होंगी, जिन्हें हम बहुपद में चर के स्थान पर प्रतिस्थापित करें और बहुपद का मान हमें शून्य प्राप्त हो जाए। जिन्हें बहुपद में चर के स्थान पर प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो जाए। जैसे यहाँ हमने एक रैखिक बहुपद लिया है। रैखिक इसलिए क्योंकि इसमें x की पावर 1 है, हमें इसका शून्य ज्ञात करना है। तो हम अलग अलग संख्याओं पे चेक करेंगे, 1 में करेंगे, 2 में करेंगे, 3 में करेंगे। जिस संख्या को चेक करने का हमारा मन होगा हम उसमें करेंगे। बस ये नहीं कि हमने पूरा टाइम अलग अलग संख्याओं को चेक करने में लगाया। तो कुछ अनुमानतः संख्या भी लेंगे। जैसे px बराबर है 2x माइनस 6, इसमें हमने x की जगह हमने सोचा 1 हो सकता है, तो x बराबर 1 रखने पर बहुपद लिखा, जहाँ उसमें x लिखा था वहाँ 1 रखा था। 2 गुणा 1 माइनस 6, 2 एकम 2 माइनस 6 बराबर -4। ओहो, 0 नहीं आया। यदि 0 आता तो x बराबर 1 इस बहुपद का शून्यक होता। फिर हमने आगे क्या किया, x बराबर 3 रखने पर ये लिखा px, इसमें x की जगह हमने लगाया 3, तो 2 गुणा 3 माइनस 6, 6 माइनस 6 0। इस बहुपद 2x माइनस 6 में जब हम x की जगह 3 लगाते हैं तो बहुपद का मान हमें शून्य प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि इस बहुपद का जो शून्यक है वो क्या है, 3। मतलब कोई वह संख्या जिसको हम बहुपद में प्रतिस्थापित करें चर के स्थान पर और बहुपद का मान शून्य मिले, बहुपद की शून्यक कहलाएगी। इसी में एक और उदाहरण लिया है हमने, एक द्विघात बहुपद लिया है। यह है px बराबर x² माइनस 3x माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो px ये हो गया। इसमें भी हम अलग अलग संख्याओं को चेक करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा x बराबर 1 रखने पर, तो px बराबर है x² माइनस 3x माइनस 4, x की जगह 1 लगाया तो ये आया हल करके -6। 0 नहीं आया, तो मैंने लिखा p1 बराबर नहीं है 0 के, इसलिए x बराबर 1 जो है वो इसका शून्यक नहीं होगा। चलिए हम फिर -1 को चेक करते हैं। px बराबर यही लिखा, x की जगह -1 लगाया तो -1 का वर्ग -3 गुणा -1 माइनस 4, -1 का वर्ग तो प्लस होगा, माइनस माइनस की गुणा भी प्लस होगी, 3 एकम 3 -4, ये 3 और 1 4 माइनस 4 क्या हो गया, 0। x की जगह -1 लगाने पर हमें शून्य प्राप्त हो रहा है, और जहां शून्य मिल जाए या जो बहुपद को शून्य कर दे वो शून्यक। तो x बराबर -1 बहुपद का क्या है, फिर शून्यक है। फिर से चेक करेंगे क्योंकि ये द्विघात बहुपद है तो इसके 2 शून्यक होंगे। अब हमने इसमें x बराबर 3 रखा, तो px बराबर क्या होगा, x² माइनस 3x माइनस 4। द्विघात बहुपद है, एक शून्यक तो हमें इसका मिला -1। अब हम फिर से दूसरे की खोज में निकले, 3 लगाया तो शून्य नहीं आया, इसका मतलब 3 जो है वो इसका शून्यक नहीं होगा। अब हम 4 लगाते हैं x बराबर 4 रखने पर, तो px बराबर हो गया x² माइनस 3x माइनस 4। जैसे जैसे हमने इसमें 4 को लगाया, 4 का वर्ग -3 गुणा 4 माइनस 4, तो लास्ट में हल करके आया 0। 0 मिल गया मतलब शून्यक मिल गया।
चूंकि -1 और 4 लगाने पर बहुपद का मान 0 प्राप्त होता है, इसलिए -1 और 4 जो है वो इस बहुपद के शून्यक कहलाएंगे। इस प्रकार हमें इस बहुपद के दो शून्यक मिलते हैं -1, 4। बच्चों, हम एक बात याद रखेंगे कि बहुपद के जो शून्यकों की संख्या होती है वो बहुपद की घात के बराबर होती है। अगर रैखिक होगा तो एक शून्यक होगा, द्विघात बहुपद होगा तो उसके दो शून्यक होंगे, त्रिघात बहुपद होगा तो उसके 3 शून्यक होंगे। वैसे ही जैसे जैसे शून्यक घात की संख्या बढ़ती रहेगी वैसे ही वैसे शून्यकों की संख्या भी बढ़ती रहेगी। आगे ये कुछ विशेष बातें लिखी हैं। एक चर में रैखिक बहुपद का एक अद्वितीय शून्यक होता है। रैखिक बहुपद का तो एक ही शून्यक होता है, इसलिए वो हमेशा अद्वितीय होगा। मतलब ऐसा नहीं किसी भी संख्या को हम शून्य कह देंगे, एक अद्वितीय संख्या ही होगी एक रैखिक बहुपद का शून्यक। दूसरा है, एक शून्योत्तर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है। बच्चों, शून्योत्तर अचर बहुपद मतलब जैसे 3, 5, 7, 10 यही तो अचर है और इन्हीं को हम अचर बहुपद बोलते हैं। इन्हें तो कोई संख्या है ही नहीं जो 0 बना दे, 3 की जगह कोई कुछ रख ही नहीं सकते हैं, तो शून्योत्तर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है। और फिर यह है, प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद की शून्यक होती है। जैसे शून्यक बहुपद मतलब शून्य, शून्य बहुपद मतलब शून्य, जैसे 0x इसका मान शून्य ही होता है, इसी को हम शून्य बहुपद कहेंगे। जैसे 0p इसका मान भी 0 ही होगा। अब तुम इस 0x में x की जगह कुछ भी लगाओ 0 ही आएगा। 1 लगाओगे तब भी 0 आएगा, 2 लगाओगे तब भी 0 आएगा, 3 लगाओगे तब भी 0 आएगा। इसलिए वास्तविक संख्या शून्य बहुपद की शून्य होती है, कोई भी वास्तविक संख्या हम ले लें। अब आगे सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय इतनी उपयोगी है कि अगर हमें भाग करते समय शेषफल ज्ञात करना हो तो हम सीधे शेषफल प्रमेय लगाएंगे, ना कि भाग करके देखेंगे। पहले तो हम भाग करते थे ना, भाग करेंगे फिर बताएंगे कितना शेषफल है, लेकिन शेषफल प्रमेय की सहायता से हम बिना भाग किए ही शेषफल बता देंगे कि यह इसमें इतना शेषफल होगा। यदि px एक या एक से अधिक घात वाला बहुपद है, या तो एक घात का होगा या एक से ज्यादा घात का होगा, और px को हम x माइनस a से भाग देते हैं, px को x माइनस a से भाग देते हैं, तो pa जो होगा वो शेषफल होगा। मतलब जिससे हम भाग दे रहे हैं, जो हमारा भाजक है, अगर उससे हम x का मान निकाल के या y का मान निकाल के, जिसमें भी वो भाजक x y z जिसमें भी होगा, अगर उसे हम बहुपद में प्रतिस्थापित करते हैं तो उसको हल करने के बाद जो आएगा वही उसका शून्यक कहलाता है। फिर से बता देते हैं, यदि px एक या एक से अधिक घात वाला एक बहुपद है और px को रैखिक बहुपद x माइनस a से भाग दिया जाए तो pa शेषफल होगा। जैसे मैंने यहाँ उदाहरण एक हल किया है, हमने मान लिया एक बहुपद है px 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, दूसरा बहुपद है gx x प्लस 1। इसमें हमें gx से px को भाग करना है, px को gx से भाग करना है, तो पहले हम gx के लिए उसका शून्यक निकाल लेंगे। gx इसने x प्लस 1 दिया था, तो मान लेंगे x प्लस 1 बराबर 0 और x का मान कितना आया -1, तो x प्लस 1 का शून्यक क्या हो गया -1। ये जो हमें x प्लस 1 का शून्यक मिला था -1, उसको हम बहुपद में रख देंगे, मतलब px में रख देंगे, gx का मान लगाया -1 रखा, तो 3 गुणा -1 का वर्ग प्लस -1 और -1, 3 एकम 3, 3 माइनस 2 1, शेषफल आया 1। यहाँ हमने बिना भाग किए बताया कि px को gx से भाग करने पर कितना शेषफल होगा। और इसके अलावा भी एक इसका फायदा है, यदि pa बराबर 0 तो x माइनस 1 बहुपद px का गुणनखंड होगा। मतलब अगर हमने px को x माइनस a से भाग दिया शेषफल प्रमेय की सहायता से, और pa का मान 0 है, मतलब शेषफल 0 आया, तब हम कहेंगे जो x माइनस a होगा वो बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा। गुणनखंड जो होता है किसी भी संख्या का, वो उसे पूरी तरह से विभाजित करता है। तो शेषफल प्रमेय की सहायता से हम ये भी बता सकते हैं कि कोई बहुपद किसी दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।